मैं आशीष पांडे सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज साइंस एंड टेक के ट्यूटर में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम जूलॉजी के अंतर्गत कवर करते हैं और आपका ये टॉपिक है फिजियोलॉजी। ओके, तो हम आज टॉपिक देखेंगे फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी ऐसा टर्म है, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्रक होते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम एंड ढेर सारे और टॉपिक है इसमें। बट हम बात करते हैं पहले फिजियोलॉजी से। तो फिजियोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र हम बाइलिंगुअल कवर करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मींस परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में सारे कंपोनेंट्स लाइक फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आप कह सकते हैं जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का परिवहन करता है खास तौर से O2 का। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है ब्लड, और ब्लड क्या करता है? मुख्य रूप से O2 का ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन करता है। अब देखिए ब्लड है, अब यहाँ पे हम ब्लड के दो टर्म लेंगे। एक है ब्लड की फिजियोलॉजी जो कि फैक्चुअल है, और एक है ब्लड का टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो ये जो स्टैंडर्ड है पहले हम इसको देखेंगे। ब्लड में जेनेटिक्स ऑफ ब्लड। जेनेटिक्स ऑफ ब्लड, व्हाट इज जेनेटिक्स ऑफ ब्लड? आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स ऑफ ब्लड है क्या, अर्थात एक ऐसा फैक्टर जो कि रिस्पांसिबल होता है ब्लड के लिए। देखिए हमने यहां लिखा है फॉर एवरी कैरेक्टर अ पार्टिकुलर फैक्टर इज रिस्पांसिबल इन ह्यूमन बॉडी। मतलब एक विशेष प्रकार का फैक्टर, एक विशेष प्रकार का फैक्टर जो कि ह्यूमन बॉडी में, देख रहे हैं आप, एक विशेष प्रकार का फैक्टर जो कि ह्यूमन बॉडी में रिस्पांसिबल होता है और उसे हम कहते हैं जीन। हम कह सकते हैं जैसे कहा जाता है कि बच्चे के बाल, आंखें, हाथ, पैर, ये जो विशेष प्रकार के कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं माता पिता जनरेट होकर के, तो क्या होते हैं? उनके टोटली रिस्पांसिबल कौन होता है? जीन। तो व्हाट इज जीन? जीन इज द मेन फैक्टर रिस्पांसिबल इन ह्यूमन कैरेक्टर फॉर ह्यूमन बॉडी। और जीन जो है वो ऑलवेज जोड़े में होता है। जीन कभी भी सिंगल नहीं होता, हमेशा किसमें होता है? वो पेयर में होता है, एक फादर और एक मदर। ठीक। तो जेनेटिक्स ऑफ ब्लड में हम देख रहे हैं कि एक ऐसा पार्टिकुलर फैक्टर जो कि ह्यूमन बॉडी में रिस्पांसिबल हो उसे हम जीन कहते हैं। और जीन जो है हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट जो लक्षण होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसी के द्वारा हमारी आंखें, हमारे बाल, हमारे हाथ, पैर और ढेर सारे आर्गन जो है हमारे मतलब जो माता पिता है उनसे मिलते जुलते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, जीन जो है ऑलवेज पेयर में होते हैं, मींस फादर और मदर के जीन। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे जीन है क्या। जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, सपोज माता पिता के जीन जब बच्चों को पहुंचते हैं और उन बच्चों के जीन जब उनके बच्चों को पहुंचते हैं, तो ये क्या होता है? बिकम्स हाफ, अर्थात जीन की संख्या क्या होती है? आधी होती है। जैसे सपोज किसी फादर का जीन है 20,000 और मदर का जीन है 20,000, तो ये जब इनके चाइल्ड में पहुंचेगा तो ये 10,000 और इधर से फिर 10,000, अर्थात इनकी संख्या क्या होती है? आधी रहती है।
इसके द्वारा स्पर्म मींस शुक्राणु जो कि पुरुष का है और ओवा मींस अंडाणु। तो जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है तो स्पर्म और ओवा के कोगुलेशन के द्वारा क्या जाता है, उसकी संख्या अधिक करती है। ओके, अब देखते हैं ब्लड, ये हो गया आपका। अब ब्लड में ये देखते हैं हम कि ब्लड है क्या। ब्लड एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, अर्थात तरल संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू अर्थात तरल संयोजी ऊतक। क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ढेर सारे ऑर्गन्स को, कोशिकाओं को जोड़ता है। और ये व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। तो ब्लड हमारे शरीर में किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, और क्या करता है, ये हमारे ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। ओके, आगे शुरू करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। 7.4 मींस ये स्लाइटली जो होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका नेचर कैसा होता है, हल्का सा क्षारीय। और ये हमारे बॉडी में एक बफर सॉल्यूशन के रूप में काम दिखता है। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि एसिड या बेस को ऐड करने पर अपना फॉर्म नहीं चेंज करता है। तो हमारी बॉडी में जब ब्लड होता है, जैसे उसमें हल्का सा एसिड ऐड कर दें या बेस ऐड कर देंगे, फिर भी हमारा ब्लड कैसा होता है, सेम फॉर्म में होता है। तो इसलिए ब्लड हमारी बॉडी में कैसा रहता है, एक बफर सॉल्यूशन के रूप में रहता है। और ये हमारे पूरे बॉडी वेट का 8 to 10% होता है, पूरे बॉडी वेट का। सपोज अगर कि 70 केजी के व्यक्ति का ब्लड मापना हो, उसमें आप देखेंगे कि कितना होगा इसका परसेंट ब्लड का, मैक्सिमम 6 से 7 लीटर या 5 से 6 लीटर। तो बॉडी वेट के अनुसार हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ब्लड के दो फॉर्म देखते हैं। ब्लड के दो फॉर्म जो है, ब्लड के दो फॉर्म होते हैं, एक है प्लाज्मा और आपका एक है ब्लड सेल। एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। प्लाज्मा को हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। व्हाई? बिकॉज प्लाज्मा का जो चौथा स्टेज है, इसमें हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म इसमें दिखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं प्लाज्मा को फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। और ब्लड में जो प्लाज्मा का रूप है वो है 55 से 60%। ब्लड में प्लाज्मा कैसी होती है, 55 से 60%, और ये हल्के पीले रंग में होती है। कैसी होती है, हल्के पीले रंग में। और इसका मेन काम क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये हार्मोन्स को उनकी जो टारगेट सेल्स होती है वहां तक कैरी ऑन करता है। और साथ ही साथ इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा में ढेर सारी प्रोटीन्स होती हैं, लाइक एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन और आपका हेपेरिन। ढेर सारी प्रोटीन जो है प्लाज्मा में इंक्लूड होती है। मैं लिख दे रहे हैं, एल्बुमिन,
ग्लोब्यूलिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन एक्सेट्रा। ओके, तो प्लाज्मा देखा आपने। जैसे सपोज हम मान लेते हैं एक चाय की छन्नी है, तो चाय की छन्नी से अगर ब्लड छानेंगे हम, तो जो पार्ट नीचे गिरता है, ब्लड का जो पार्ट नीचे गिरता है, क्योंकि ब्लड डेंस होता है, अर्थात ब्लड कैसा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक। तो ब्लड जो है, जो पार्ट ब्लड का नीचे गिरता है छन्नी से, वही आपका प्लाज्मा है, और जो अंदर रहता है वो क्या है, ब्लड सेल्स है। ओके, तो प्लाज्मा 4 स्टेट ऑफ मैटर होती है। प्लाज्मा जो ब्लड के रूप में होती है वो 55 to 60% होती है, और यह हल्के पीले रंग का लिक्विड है जो हार्मोन्स को उनकी डायरेक्ट सेल्स तक परिवहन करता है, और इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन होती हैं, और साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट और सल्फेट, ऐसे ढेर सारे कंपोनेंट प्लाज्मा में होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं ब्लड सेल्स। व्हाट इज ब्लड सेल्स? ब्लड सेल, हमने सिर्फ सेल क्यों कहा? सेल क्योंकि हमारी बॉडी किससे फॉर्मेट है? हमारी बॉडी बनती है सेल से। हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल से, और सेल्स के ग्रुप को ही हम टिश्यू बोलते हैं। सेल के ग्रुप को ही टिश्यू बोलते हैं। तो हमारी बॉडी सेल से बनती है, और ब्लड सेल जो होती है 3 टाइप की होती है, जिसको पहला बोलते हैं आरबीसी, सेकंड बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और थर्ड बोलते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ध्यान दीजिएगा, रेड ब्लड कार्पस सेल, रेड ब्लड कार्पस सेल। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस सेल, और प्लेटलेट्स जो है ये आरबीसी का एक पार्ट है। तो अब इसको आगे हम देख लेते हैं। आरबीसी, आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का एक दूसरा नाम क्या है, तो आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एक और क्वेश्चन यहां से उठता है ब्लड से, इससे जो ब्लड होता है, ब्लड की जो उत्पत्ति होती है, माने ब्लड की जो ऑरिजिन होती है वो कहां से होती है? ये क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी के एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस, लगभग सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड की जो उत्पत्ति है, माने ब्लड की जो ऑरिजिन है वो कहां से होती है? वो हमारे शरीर के 3 लेयर होते हैं। हमारे बॉडी में 3 लेयर होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो ब्लड की उत्पत्ति होती है वो हमारे शरीर में किससे होती है? मेसोडर्म से। इसको आप ध्यान से गौर कीजिएगा कि ब्लड की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे जो ब्लड है, मतलब ब्लड का 3 ब्लड सेल के 3 जो पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसमें जो आरबीसी है इसको हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल्स। अब अगर ब्लड है तो ब्लड रेड क्यों है? ब्लड रेड क्यों है? ब्लड रेड इसलिए है क्योंकि इसमें आरबीसी है। अब आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो रेड क्यों है? आरबीसी में अगर जो ब्लड सेल है वो रेड क्यों है? तो उसका मेन रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्यों रेड होता है? हीमोग्लोबिन जो रेड है उसका रीजन है आयरन। क्लियर चीजें हो रही है? ब्लड रेड क्यों है? तो आरबीसी का कारण। आरबीसी में रेड क्यों है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन क्यों रेड है? तो आयरन के कारण। आयरन क्यों रेड है? तो ये है Fe2+
और आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हमने लिखा हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन आयरन का एक कलर पिगमेंट है जिसे वर्णक कहते हैं और इसका मेन काम क्या है? O2 का परिवहन करना। और जैसे हीमोग्लोबिन O2 से एक कनेक्शन करता है तो ये HbO2 का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन वह स्टेज है जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन से मिलता है तो हम एक यौगिक पाते हैं जिसे कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन यानी HbO2, और HbO2 को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये स्टेज कब आती है? जब हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस को अंदर खींचते हैं, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ये HbCO2 से जुड़ता है और एक नया कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं HbCO2, और इसे कहते हैं कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात अशुद्ध रक्त। ओके, तो जो शुद्ध रक्त है वो प्योर रेड होता है और जो अशुद्ध रक्त है वो हल्का सा नीला या बैंगनी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी। और इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि आरबीसी जो है वो होती कैसी, आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो आरबीसी होती है गोलाकार प्लेट लाइक, मतलब एक प्लेट की जैसी, और इसमें जो है केंद्रक मींस न्यूक्लियस। आरबीसी ऐसी सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्यों? आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो नेचर ने इसको ऐसा बनाया कि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमको ज्यादा चाहिए तो हम फिर उसमें न्यूक्लियस का फिट होना एक इम्पॉसिबल चीज है, तो इसलिए आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं होता। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। आपके यहाँ एक जानवर है ऊंट, और एक दक्षिणी अमेरिकी प्राणी है लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और ये अक्सर स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है और डिफेंस एग्जाम में भी इसे स्टडी करते हैं। तो आरबीसी जो है केंद्रक विहीन, मतलब डीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, बट ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर 120 दिन, आरबीसी 120 दिन तक अपनी लाइफ फॉर्म में रहती है, और 120 दिन के बाद लीवर के द्वारा इसका जो है क्षरण कर लिया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है उसकी दो टाइप होते हैं, तो दो प्रकार से उसमें क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, तो हम उसको देख सकते हैं। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में आरबीसी का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसे हम बोलते हैं भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्या है? जब हम मां के पेट में एक भ्रूण के रूप में रहते हैं तो उस समय आरबीसी का निर्माण जो होता है वो होता है लीवर और स्प्लीन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि भ्रूणावस्था में माने एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है लीवर और स्प्लीन
स्प्लीन में, और इसमें स्प्लीन की भूमिका ज्यादा होती है, बट हम लीवर को भी साथ में लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन। बट लेटर ऑन, मतलब बाद में जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो होता है, ये होता है बोन मैरो। कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। यहाँ पे विश्लेषण क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखिए एक बताया है स्ट्रक्चर, और ये आपकी जो है बोन मैरो। बोन मैरो में बोन के भीतर जो सेल्स होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं आरबीएम। आरबीएम मींस रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो मींस लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा पे ही इस एरिथ्रोसाइट या आरबीसी का निर्माण होता है। कब? बाद में, भ्रूणावस्था के बाद की अवस्था में। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। और इसी के बीच में ये लोग बोन मैरो होती है जिन्हें हम बोलते हैं पीक अस्थि मज्जा, अर्थात ये येलो कलर की होती है। और इस पीक अस्थि मज्जा में इसे हम कहते हैं वाईपीएम। और इस पीक अस्थि मज्जा में निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। इसीलिए हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा आरबीसी की अपेक्षा कम होती है। ओके, तो हमने यहाँ दो चीज देखी कि आरबीसी का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूणावस्था में होता है, और बाद में बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है अस्थि मज्जा में? तो लाल अस्थि मज्जा में। ओके, और एक चीज और, स्तनपायी जो होते हैं, माने जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं हार्मेंसियल कैनाल। हम कह सकते हैं कि मनुष्य में आरबीसी जो होती है तो मनुष्य की बोन्स में एक हार्मेंसियल कैनाल, ये देखिए मैंने बनाया है, यहाँ पे जो होती है हार्मेंसियल कैनाल, और एक और संरचना प्लेटलेट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से जीव जंतु जब उनका ब्लड सेक्रेट होता है, मतलब स्रावित होता है, तो उसको वो अपनी जीभ से चाट करके बंद करते हैं। बट मनुष्य का ब्लड कैसे होता है? मनुष्य के ब्लड की जो कोगुलेट मतलब जमने की जो दर होती है मैक्सिमम 2 to 7 मिनट होती है। अर्थात 2 से 7 मिनट के भीतर मनुष्य का ब्लड जम जाता है। और ये ब्लड जमने का जो मेन फैक्टर है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स इज द कॉजेज ऑफ ब्लड कोगुलेशन। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स ना हो तो हमारा ब्लड जमे ही ना। और इस प्लेटलेट्स में एक होता है विटामिन के। विटामिन के is responsible vitamin for blood coagulation and a protein named prothrombin. तो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड की जमने में हेल्प करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन किस विटामिन की सहायता से ब्लड को जमाता है? तो विटामिन के। विटामिन के। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि आरबीसी का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ होता है? स्प्लीन और लीवर में। उसके बाद कहाँ होता है? बोन मैरो में। वो भी कहाँ? रेड बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल मतलब लाइफ पीरियड क्या होती है? 120 दिन। और आरबीसी एक डीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का अंत कहाँ होता है? ये जन्म से चलाता है। आरबीसी का जो अंत होता है, मतलब आरबीसी जो खत्म होती है 120 दिन के बाद, तो ये जो है स्प्लीन में ही आरबीसी का अंत होता है। इसलिए स्प्लीन को हम कहते हैं प्लीहा।
हमारे स्टमक के बाएं साइड में प्लीहा एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो कि हमारे आरबीसी के घटने और बढ़ने में रिस्पॉन्सिबल होती है। और आप देखे हैं कि इस स्प्लीन में ही आरबीसी का अंत होता है। इसलिए एक जनरल क्वेश्चन आता है कि हु इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। अब आरबीसी की मात्रा जो काउंट टेबल है वो देख लेते हैं। ये जो है इसकी मात्रा जो है मेल में 50 से 54 लाख। आरबीसी की जो मात्रा होती है वो मेल में 50 से 54 लाख पर क्यूबिक घन मिलीमीटर होती है। ओके। और फीमेल में ये मात्रा 40 से 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ओके। तो आरबीसी की मात्रा मेल में 50 से 54 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड और फीमेल में 40 से 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होती है। ओके। तो हमने यहाँ पे आरबीसी की सारी देख ली डिस्क्रिप्शन। ये आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। चूंकि ये एरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है। आरबीसी गोल आयताकार संरचना है और ये केंद्रक विहीन संरचना है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो मेल में 50 से 54 लाख और फीमेल में 40 से 45 लाख होती है। ओके। आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं क्योंकि ये कलरलेस होती है अर्थात रंगहीन होती है। ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी इसका जो निर्माण होता है वो कहां होता है? लिम्फेटिक नोड्स में। लिम्फेटिक नोड्स अर्थात लसिका ग्रंथियों। लसिका क्या है? व्हाट इज लिम्फ? लसिका को हम बोलते हैं लिम्फ। लसिका क्या है? रुधिर का छना हुआ भाग अर्थात ब्लड को छानने पर जो बचता है वो क्या है? लसिका। ओके। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? लसिका ग्रंथियों में। और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की एंटीबॉडी होती है जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को पुष्ट करती है और तमाम जो डिजीज होते हैं उनसे लड़ने में जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको डेवलप करती है। इसलिए इनकी जो संख्या होती है काफी कम होती है। इनकी संख्या 5000 से 9000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 5000 से 9000। और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 7 दिन मैक्सिमम। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल काफी कम होता है और ये हमारे ब्लड सेल्स का काफी कम मात्रा में होती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के अलग अलग सेल्स हैं जिसमें पहला जो है आपका डब्ल्यूबीसी में वो हम देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल। सेकेंड आपका जो है इओसिनोफिल। ओके। ये बेसोफिल है और इओसिनोफिल है ये आपका इन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ये कणिकामय अर्थात इसमें रवे के रूप में स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम कहते हैं कणिकामय संरचना। तो डब्ल्यूबीसी के जो दो पार्ट हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स की कणिकामय संरचना इसके दो भाग होते हैं बेसोफिल और इओसिनोफिल। व्हाट इज बेसोफिल? बेसोफिल हमारे शरीर में एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं हिस्टामिन, जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन एक ऐसा प्रोटीन है कि अगर ये
हवा के एलर्जन से अगर संपर्क करे तो हमारे शरीर में एलर्जी का लक्षण उत्पन्न रहता है। इसलिए बेसोफिल है, बेसोफिल की मात्रा जो हमारे बॉडी में होती है लगभग 0.5% होती है, मतलब बहुत ही कम। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ जाने पर हमको हवा में एलर्जन जो होते हैं हवा में, उससे हमको एलर्जी उत्पन्न होती है और इसका जो मेन कारक है हिस्टामिन प्रोटीन। तो बेसोफिल जो है उसकी मात्रा बढ़ जाने पर हमारे शरीर में एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। दूसरा आपका इयोसिनोफिल। इयोसिन जो होता है ये हमारे शरीर में आपको अक्सर कभी-कभी कोल्ड एंड कफ हो जाती है, जिसका मेन क्या है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इयोसिनोफिल। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी के पहला पार्ट है ग्रैनुलोसाइट्स, इसके दो भाग हैं, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। और इसका जो तीसरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है हमारे डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, लगभग 65%। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में होने वाली डब्ल्यूबीसी है जो कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी मींस ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है, सफेद कोशिकाएं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और इसके दो फॉर्म है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। एक जो संरचना है क्रिस्टल की है और एक जो है अकणिकामय है। तो इसमें देखते हैं कि बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, और इयोसिनोफिल जो कि एक सर्दी जुकाम के लक्षण उत्पन्न करती है, बेसोफिल एलर्जी उत्पन्न करती है, और न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को जनरेट करती है। ओके, तो आगे देखते हैं जो डब्ल्यूबीसी की दूसरी संरचना है अकणिकामय वाली, माने जो क्रिस्टल नहीं है जिसमें, उसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। और एक दूसरी जो है वो कहते हैं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट ये दोनों भी डब्ल्यूबीसी के अकणिकामय मतलब एक ग्रेन्युलोसाइट्स के पार्ट हैं, और इनका काम क्या है, एंटीबॉडी को जनरेट करना। हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है, जिन्हें हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी मींस बोन और टी मींस थाइमस। थाइमस एक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे थोरैसिक कैविटी अर्थात चेस्ट के पार्ट में पाई जाती है। इसमें एक ऐसी एंटीबॉडी बनती है जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ओके, लिम्फोसाइट्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स अर्थात वो लिम्फोसाइट्स हैं जो बोन में बनती है और बोन में ही रह जाती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स बोन में बनती है लेकिन जाके थाइमस ग्रंथि में जाती है। ओके, तो चलिए ये हुआ डब्ल्यूबीसी का पार्ट, जिसे हमने देखा दो भागों में, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें देखा हमने बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, इसलिए हम इसे ब्लड कॉप्स कहते हैं। ब्लड कॉप्स, कॉप्स हम समझते हैं हम लोग सुपर कॉप अर्थात जो रक्षक होते हैं हमारे, प्रोटेक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉप। तो डब्ल्यूबीसी इज द ब्लड कॉप ऑफ आवर बॉडी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे जो तीसरा पार्ट है ब्लड का, उसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ओके, तो प्लेटलेट्स जो है इन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, क्योंकि ब्लड की जो जमने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो ब्लड जो है, ब्लड प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होती है उसका निर्माण भी कहाँ होता है, आरबीसी की तरह बोन मैरो में होता है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है इनकी जो मात्रा होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख
पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। और जो प्लेटलेट्स है इनका जीवन काल जो होता है लगभग 7 से 10 दिन होता है। अर्थात हमारी जो बॉडी प्लेटलेट्स होती है वो 7 to 10 डेज जीवित रहती है। और इनका मेन जो काम है वो क्या है? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। मैंने यहाँ पहले ही चर्चा कर दी है कि प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। कौन सी प्रोटीन से भाग लेती है? तो प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन भाग लेती है। और कौन सा विटामिन से सहयोग करता है? तो विटामिन के। ओके, अब देखिए ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड को जमाती है, मतलब थक्का बनाती है। इनकी मात्रा जो होती है ब्लड प्लेटलेट्स की 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होती है। और इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो हमारे ब्लड के जमने की दर होती है, पॉपुलेशन रेट ऑफ ब्लड वो मैक्सिमम 2 से 7 मिनट होती है। 2 से 7 मिनट में आपका ब्लड जो है जम जाना चाहिए, अदरवाइज यू आर अ हीमोफिलिक पर्सन, अर्थात आपको हीमोफीलिया है। ओके, तो ये हमारी ब्लड की पूरी फिजियोलॉजी है जिसमें हमने देखा कि ब्लड क्या है? एक गाढ़ा तरल है, अपारदर्शी होता है और हल्का सा क्षारीय अर्थात स्लाइटली बेसिक होता है। ब्लड के दो भाग होते हैं। हमारे ब्लड का निर्माण दो भागों से होता है, प्लाज्मा और ब्लड से। प्लाज्मा इज द लाइट येलो कंपोनेंट जिसमें आपके ढेर सारे प्रोटीन्स, फास्फेट, सल्फेट होते हैं। और प्लाज्मा जो होती है वो आपके हार्मोन्स को उनके टारगेट सेल्स तक पहुंचाती है। और जो आपका ब्लड सेल है इसके 3 टाइप होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। ओके, थैंक यू।